जब भी हम इतिहास की बात करते हैं ना, तो अक्सर हमें दो ही तरह की कहानियां सुनाई जाती हैं। या तो कोई हीरो होता है या फिर विलेन। लेकिन जो असली कहानी होती है वो हमेशा इन दोनों के बीच कहीं होती है। और मुगल काल के बारे में भी कुछ ऐसा ही है। एक कहानी कहती है कि मुगल तो बस विदेशी हमलावर थे, और दूसरी कहानी उन्हें कुछ इस तरह दिखाती है जैसे वो पूरे भारत के बेताज बादशाह, सर्वशक्तिमान सम्राट थे। तो सवाल ये उठता है कि इनमें से सच कौन सा है। चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। देखिए, सच्चाई जो है वो इन दोनों कहानियों से कहीं ज्यादा पेचीदा है। हकीकत यह है कि मुगल ना तो हमेशा पूरी तरह से विदेशी रहे और न ही वो कभी पूरे भारत पर एक साथ पूरी तरह से कब्जा कर पाए। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण में हम इन मिथकों की एक एक परत हटाते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि मुगल शासक असल में विदेशी थे या भारतीय। फिर समझेंगे कि उनके साम्राज्य की असली सरहदें कहाँ तक थी। इसके बाद जानेंगे कि उनकी सत्ता कितनी असली थी और कितनी सिर्फ नाम की। और साथ ही ये भी देखेंगे कि उनके समानांतर कौन सी दूसरी ताकतें खड़ी थीं। और अंत में हम एक बिल्कुल नए नजरिए पर पहुंचे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल के साथ, मुगलों को विदेशी माना जाए या भारतीय। इसका जवाब हमें उनकी जड़ों में मिलता है। देखिए, इस साम्राज्य के जो संस्थापक थे बाबर, उनका जन्म हुआ था मध्य एशिया के फरगना में। और उनका जो वंश था ना, वो वाकई बहुत दिलचस्प है। पिता की तरफ से वो तैमूर के वंशज थे और माँ की तरफ से चंगेज खान के। वो खुद को मंगोल यानी मुगल कहलाने में बड़ा गर्व महसूस करते थे। और ये बात ना बाबर ने कभी छिपाई भी नहीं कि उसने भारत को अपना देश नहीं माना। अपनी किताब बाबरनामा में वो साफ साफ भारत के बारे में ऐसी बातें लिखता है जिनसे पता चलता है कि वो खुद को यहाँ एक विदेशी विजेता ही मानता था। उसकी तो असली ख्वाहिश हमेशा समरकंद वापस जीतने की थी। तो इसमें कोई शक नहीं कि बाबर एक विदेशी आक्रमणकारी था। लेकिन चलिए देखते हैं कि पीढ़ियों के साथ ये पहचान कैसे बदली, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ देखिए, बाबर का जन्म मध्य एशिया में हुआ, उसके बेटे हुमायूं का काबुल में। मतलब ये दोनों तो पूरी तरह से विदेशी थे। अकबर का जन्म भारत में जरूर हुआ, पर वो भी एक इत्तेफाक था जब उसका परिवार देश से बाहर था। लेकिन हाँ, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इन सभी का जन्म भारत में ही हुआ। तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि जड़ें भारत में जमना शुरू हो गई थीं। अब आते हैं दूसरे बड़े मिथक पर, यह कि मुगल साम्राज्य पूरे भारत में फैला हुआ था। क्या यह बात सच है? चलिए जरा साम्राज्य के नक्शे को हकीकत की नजर से देखते हैं। हम सबने स्कूल की किताबों में पढ़ा है कि मुगलों का राज दिल्ली से कन्याकुमारी तक था। लेकिन ये बात तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह सही नहीं है। जरा सोचिए, जो सबसे शक्तिशाली मुगल सम्राट माने जाते हैं अकबर, उनके दौर में भी भारत के कितने बड़े हिस्से उनके कंट्रोल से पूरी तरह बाहर थे। पूरा का पूरा दक्षिण भारत, नॉर्थ ईस्ट के राज्य जैसे असम और मणिपुर, और यहाँ तक कि राजपूताना में भी मेवाड़ जैसी रियासत ने कभी भी मुगलों की पूरी अधीनता स्वीकार नहीं की। तो सत्ता हमेशा सैन्य दबाव पर ही टिकी हुई थी। 27 साल, जरा सोचिए, ये कितना लंबा वक्त होता है। ये वो समय है जो औरंगजेब ने सिर्फ दक्कन यानी दक्षिण भारत को जीतने और उसे काबू में रखने की एक नाकाम कोशिश में गुजार दिया। औरंगजेब ने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा और साम्राज्य का बेशुमार पैसा दक्षिण में झोंक दिया। लेकिन नतीजा, मराठा शक्ति को वो कभी पूरी तरह दबा नहीं सका। शिवाजी महाराज, संभाजी और राजाराम के नेतृत्व में विद्रोह लगातार चलते रहे। उसने बीजापुर और गोलकुंडा को जीता जरूर, पर वहां अपना एडमिनिस्ट्रेशन कभी जमा ही नहीं पाया। और मशहूर इतिहासकार जदुनाथ सरकार का ये जो कथन है ना, वो इस पूरी कहानी का निचोड़ बता देता है कि ये एक ऐसी जीत थी जो असल में एक हार थी, और शायद साम्राज्य के पतन की शुरुआत भी। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर मुगलों का असल कंट्रोल इतना कम था, तो फिर उनकी सत्ता चलती कैसे थी? यहीं पर हमें नाम मात्र की सत्ता या नॉमिनल पावर के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। अच्छा, अगर हम सिर्फ कागज पर देखें तो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा सिस्टमैटिक लगता था। पूरा साम्राज्य सूबों में बटा था, सूबे जिलों यानी सरकार में, सरकारें परगना में, और फिर आखिर में गांव आते थे। एकदम टॉप डाउन स्ट्रक्चर। लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग थी। एक कहावत थी कि बादशाह का हुक्म दिल्ली से निकलकर गांव तक पहुंचते पहुंचते या तो पूरी तरह बदल जाता था या फिर बेअसर हो जाता था। और ये आंकड़ा तो सच में आंखें खोल देने वाला है। जाने माने इतिहासकार इरफान हबीब के मुताबिक 60% से भी ज्यादा ग्रामीण जमीन पर असल में स्थानीय जमींदारों का कंट्रोल था, शाही अधिकारियों का नहीं। मतलब समझिए कि असली पावर किसके हाथ में थी। ये जमींदार जब चाहें टैक्स रोक सकते थे, अपनी सेना बना सकते थे और विद्रोह भी कर सकते थे।
और ये सिर्फ जमींदार ही नहीं थे, मुगल साम्राज्य के साथ साथ या कहिए उसी के भीतर कई और बड़ी शक्तियां थीं जो अपनी सत्ता चला रही थीं। ये थे शक्ति के समानांतर केंद्र। जैसे राजपूतों को ही ले लीजिए, वो मुगलों के कर्मचारी नहीं थे बल्कि सहयोगी शासक थे जिनकी अपनी शर्तें होती थीं। उधर सिखों ने खुद को एक जबरदस्त सैन्य शक्ति में बदल लिया और पंजाब से मुगलों को लगभग बाहर ही कर दिया। और मराठा, वो तो साम्राज्य के पतन का सबसे बड़ा कारण बने। उन्होंने चौथ और सरदेशमुखी जैसा अपना खुद का टैक्स सिस्टम बनाया और यहाँ तक कि 1737 में मुगलों के दिल यानी दिल्ली पर भी हमला कर दिया। इतिहासकार सतीश चंद्र ने इसे क्या खूब कहा है, ये जो नई ताकतें उभर रही थीं, इन्होंने मुगल साम्राज्य को बाहर से नहीं तोड़ा बल्कि अंदर से ही खोखला कर दिया था। तो इन सारी बातों को समझने के बाद हम मुगल सत्ता के बारे में आखिर क्या कह सकते हैं? चलिए अब एक नए और ज्यादा संतुलित नजरिए पर गौर करते हैं। 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद तो मुगल बादशाह की हालत बस एक नाम के सम्राट या सिंबॉलिक एम्परर जैसी रह गई थी। मतलब वो सम्राट तो कहलाता था, पर उसके पास ना अपनी सेना थी ना खजाना। बंगाल, अवध, हैदराबाद जैसे बड़े बड़े प्रांत आजाद हो चुके थे और उन्होंने दिल्ली को टैक्स भेजना भी बंद कर दिया था। तो ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि अगर भारत के इतिहास को सिर्फ दिल्ली में बैठे बादशाहों के नजरिए से नहीं देखा जा सकता, तो फिर ये आखिर किसका इतिहास है? और इसका जवाब शायद यही है कि भारत का जो असली चरित्र है वो हमेशा से बहुकेंद्रित यानी मल्टी सेंटर्ड रहा है। यहाँ कभी भी किसी एक ताकत का पूरी तरह से राज नहीं रहा। असली भारत की कहानी हमेशा से ही दिल्ली, मेवाड़, पुणे, तंजौर और असम जैसे कई शक्ति केंद्रों से मिलकर बनी है। सत्ता कभी एक जगह नहीं रही, वो हमेशा बटी हुई रही।